हाँ, पढ़िए सवाल। पूछ रहे थे, क्या सवाल पूछ रहे थे? पढ़िए। जो नहीं समझ में आ रहा था, कौन सा निबंध है? संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। ये कह रहा है कि कविता काफी एसेंशियल और रेलिवेंट वस्तु है। प्रयोजनीय मतलब कविता इंपॉर्टेंट है। हर विषय समाप्त हो जाएगा, इतिहास, दर्शन, मैथ सब समाप्त हो जाएगा। हमने कहा था कि यदि भूकंप आ जाए, पूरा जलजला आ जाए, सब समाप्त हो जाए, तब भी जो बचा रहेगा वो क्या होगा? दो लोग अगर बचे रह गए, मान लिया कि सब कुछ धरती समाप्त हो गई, तो दो लोग कहीं बचे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले जिस विधा का जन्म होगा वो विधा क्या होगी? कविता होगी, है ना। बाकी वो मैथ से जन्म नहीं लेगा, वो फिलॉसफी नहीं आएगा, वो बाद की स्थितियां। क्योंकि भावनाओं की अभिव्यक्ति कविता में होती है। इसलिए शुक्ल जी कह रहे हैं कि चाहे इतिहास न हो, चाहे विज्ञान न हो, चाहे दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। संसार की जितनी सभ्य जातियां हैं या असभ्य, सभी जातियों में किसी न किसी रूप में कविता पाई जाती है। जहां कुछ भी विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल एक ऐसा समाज जहां बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है सभ्यता के विकास की, वहां भी उस भाषा में कविता होगी। क्लियर है? समझ में आया? और कुछ जानना है? हाँ, व्याख्या व्याख्या तो कहीं से भी हो सकता है, तो इसका करा दें क्या? करा देते हैं। निबंधों से हम लोग व्याख्या करेंगे, और स्पेशल क्लास, पूरी क्लास आज व्याख्या पर। और व्याख्या आपका है कविता क्या है, और ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, हम लिख लेते हैं पहले। मनुष्य पढ़िए, एक आदमी मनुष्य। चलिए, अब इसको हमको पढ़ना है व्याख्या के लिए। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है। प्रयोजनीय का मतलब हुआ आवश्यक, इंपॉर्टेंट, आवश्यक, इंपॉर्टेंट। मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में, हर जगह, किसी न किसी रूप में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कविता। मनुष्य के लिए कविता इतनी इंपॉर्टेंट वस्तु है कि सब जगह मिलेगी। गरीब के यहाँ, अमीर के यहाँ, आदिवासी समाज के यहाँ, धनी समाज के यहाँ, किसी न किसी रूप में, चाहे इतिहास न हो, चाहे वो हिस्ट्री समाप्त हो जाए, चाहे साइंस भी न हो, चाहे फिलॉसफी भी न हो, किंतु कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। कविता हमेशा जीवित रहेगी। क्यों जीवित रहेगी? क्योंकि कविता तो भावना की वस्तु, भावना की अभिव्यक्ति है, और भावनाएं कभी नहीं मरती। जैसे प्रेम की भावना नहीं, प्रेम की भावना, मान लिया भक्ति की भावना, श्रद्धा की भावना नहीं, ये सब भावनाएं रहेंगी। क्रोध की भावना, कोई क्रोध होगा ही किसी पर, भय, ये सब तो रहेगा ही। ये तो मनुष्य के शाश्वत भाव। लोभ होगा, अपनापन होगा, अपनापन का भाव, ये सब तो भावनाएं रहेंगी। अगर ये भावनाएं रहेंगी तो उसकी अभिव्यक्ति किसमें होगी? कविता में होगी। तो सब व्याख्या में सबसे पहले हम विषय को समझ लिया। अब विषय को समझने के बाद हम व्याख्या कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं संदर्भ और प्रसंग, फिर उसके बाद लिखते हैं भाव सौंदर्य, या व्याख्या कहिए, व्याख्या, या इसी को कहते हैं भाव सौंदर्य, या आप नाम दे सकते हैं विचार सौंदर्य, जो आपको इच्छा करे। तीसरा होता है शिल्प सौंदर्य।
शिल्प सौंदर्य और चौथा होता है प्रासंगिक। तो ये 4 भाग में हम व्याख्या को लिखेंगे। ये 10 अंक का सवाल होता है, 150 शब्द में लिखने होते हैं और 8 मिनट में लिखने होते हैं। संदर्भ और प्रसंग, भाव सौंदर्य या विचार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और प्रासंगिकता। तो ये 4 भागों में हम लोग व्याख्या लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए संदर्भ और प्रसंग। कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है, 1-2 आप लिखेंगे तो अपने आप आसान हो जाएगा। संदर्भ और प्रसंग, और आप जानते हैं कि व्याख्या 10 आती है, तो इसको आप छोड़ देंगे तो पास भी नहीं करें। 10 व्याख्या आती है, 5 गद्य से आती है और 5 कविता से आती है। व्याख्या कितनी आती है? 10, 10। 5 कविता से और 5 गद्य व्याख्या आती है। 10 यानी 100 अंक की व्याख्या रहती है। और लिखना भी आसान, बहुत आसान। क्वेश्चन सब सामने रहता है, अपने से इसी को बताना है। व्याख्या का मतलब थोड़ा इसको विस्तार दे देना है। ये 3 लाइन कहा गया है तो इसको आप 20-25 लाइन में लिख दीजिए, थोड़ा विस्तार दे दीजिए। जैसे कोई आपसे कहता है कि कोई घटना के बारे में चर्चा करता है, तो आप कहते हैं कि थोड़ा विस्तार से बताओ, तो ये भी विस्तार से बताने को ही क्या कहते हैं? व्याख्या कहते हैं। नहीं, आप कहते हैं कि भाई ये घटना घटी, आज मुखर्जी नगर में आग लग गई, थोड़ा विस्तार से बताओ, है ना, क्या हुआ उसके बाद, कहाँ लगी, कैसे लगी। यही बात है व्याख्या में भी। ये 3-4 लाइन दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा हम डिटेल बताएंगे कि देखिए ये जो पंक्ति है वो कहाँ है। जैसे आप कहते हैं भाई कहाँ आग लगी, आज संसद में क्या हुआ, पूछते हैं थोड़ा विस्तार से बताओ। तो व्याख्या का मतलब क्या हुआ? विस्तार से बताना। तो सबसे पहले लिखिए संदर्भ और प्रसंग। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां। ये जो पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, किसने लिखा है? शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता क्या है निबंध में संकलित। कविता क्या है निबंध में संकलित। तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं भाई। ये पंक्तियां कहां से हैं? कविता क्या है निबंध, पूर्ण विराम। यह निबंध चिंतामणि में तथा निबंध निलय पुस्तक में भी संकलित है पूर्ण विराम। इस निबंध में शुक्ल जी ने कविता की परिभाषा, उपयोगिता, प्रासंगिकता एवं उद्देश्य आदि विषयों पर विचार किया है। आदि विषयों पर विचार किया है। तो ये आपने क्या लिखा? संदर्भ प्रसंग, ये वाला पॉइंट लिख दिया। हाँ हाँ हाँ, तो बिना बुक पढ़े कैसे होगा? जैसे कोई फिल्म पर आपको समीक्षा लिखनी है, फिल्म तो देखना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति भवन पर हम कुछ बात करें, तो आप वहां जाइएगा तभी ना। कोई कहेगा कि इंडिया गेट के बारे में बताओ, भाई दिल्ली में रहते हैं, तो आप अगर वहां जाके कहिएगा कि देखो इंडिया गेट आपने देख लिया है ना, तब आपको बताना आसान होगा, है कि नहीं। जैसे आप कोई कहे कि जी सरसों के खेत का वर्णन करो, तो आप वहां जाइएगा, देख लीजिएगा एक बार, तो अच्छे से वर्णन कर पाइएगा। तो पढ़ना तो है ही, किताब लगी हुई है इसीलिए। जैसे गोदान किताब लगा हुआ तो पढ़ना ही नहीं। जीएस में लोग कह देते हैं कि किताब नहीं पढ़ना चाहिए, तो अलग बात है, तो गलत नहीं। किताब तो हर जगह, मूल किताब लगी रहती है ना, टेक्स्ट लगा रहता है। जैसे आप बचपन में क्या पढ़े हैं? किताब तो पढ़े होंगे, बिना किताब से पढ़े 10वीं तो पास किए नहीं होंगे, है ना। तो वही पढ़ाई आगे रहती है, वही पढ़ाई पीजी तक रहती है, पीजी में भी किताबें रहती हैं, पीएचडी में भी किताबें रहती हैं। किताबों को तो पढ़ना ही। तो आपको 2 निबंध की किताब में से एक निबंध तो नोट्स में दिया हुआ है, एक निबंध खरीदना है, निबंध मिले। तो जब एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब इसमें तो अपने को चीख के वो कह रहा है कविता, जैसे हुआ तो आपको लग जाएगी तो कविता क्या है निबंध। नहीं,
हाँ, तो पढ़ेंगे तो अपने आप हो जाएगा। बिना पढ़े पहचानने का तरीका नहीं होगा। जैसे अब इंडिया गेट जाएंगे देखेंगे तो अपने ही, अगर 10 गेट हुआ तो पहचान जाएंगे। बिल्कुल सही। यासीन को लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही है, पहचानने का तरीका है। जैसे जैसे आप कहते हैं कि भाई आप 50 लोगों को पहचानते हैं, तो कुछ है, सबका अलग अलग रूप रंग पहचानते हैं ना। वैसे ही जब आप पढ़ेंगे तो हर कहानी का रूप रंग, ये आपको इसलिए ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि आपने अभी पढ़ा नहीं तो हर कहानी के रूप रंग अलग। जैसे 4 उपन्यास पढ़ रहे हैं तो चारों के कैरेक्टर अलग, चारों की भाषा अलग। तो पढ़ेंगे तो होता है नहीं, बचपन में 5 कविताएं हैं तो कविताएं आपके कोर्स में लगी 8वीं 7वीं में, तो आपने पढ़ा तो आप पहचान जाते होंगे कि ये इसकी कविता है। नहीं, जैसे मैथ है तो मैथ के कई सारे चैप्टर हैं, तो आप पहचान जाएंगे कि जी ये स्क्वायर से क्वेश्चन है, स्क्वायर लिखा हुआ है। ये रेक्टेंगल से क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। नहीं, आप पहचान जाते हैं। ये वेन डायग्राम का है, सिलोजिज्म का है, अलग अलग आप पहचान जाते हैं ना। नहीं, क्यों पहचान जाते हैं? हाँ, पढ़े रहते हैं बिल्कुल। तो इसको भी एक बार पढ़ेंगे, चूंकि पढ़ा नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। नहीं, अर्थ तो अपने आप पता चल जाएगा। पता होना नहीं चाहिए, पता तो अपने आप खुद ही, आप पढ़िए आप ही को पता चल जाए। पढ़िए इसको, या कोई भी 4 लाइन पढ़िए, आपको पता चल जाए। ये तो गद्य है ना, तो जैसा अखबार है, तो अखबार पढ़ते हैं तो पूरा अखबार पढ़ जाते हैं कि नहीं? तो कहते हैं कि 4 लाइन का अर्थ बताइए। तो हिंदी है, हिंदी तो सबसे आसान। ये तो लिखा हुआ अपने आप समझ में आता चला जाएगा, अखबार की तरह। अखबार पढ़ते हैं ना, तो इतना सारा पेज कैसे पढ़ लेते हैं? कोई समझाता थोड़ी है, कोई समझाता है अखबार? समझ गए? इनका कहना था कि सर हम कैसे समझेंगे, तो हिंदी है, हिंदी तो अपने आप पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो कैसे समझते चल जाते हैं? तो आप पढ़ेंगे तभी तो, चूंकि पढ़े नहीं है। हाँ। कौन से कहानी से, तभी कितनी कहानियां पढ़े हैं? हाँ, तो गोदान से समझ में आ जाएगा। तो नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, पढ़ेंगे तभी तो। आप चूंकि अब देखे ही सुने नहीं है, ये कविता क्या है नाम की एक फिल्म है, शुक्ल जी ने फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब आपने वो फिल्म देखी नहीं तो कैसे समझ में आएगी? अगर मान लिया कि वैसे किसी व्यक्ति से पूछिए जो अफ्रीका का है, जो शोले फिल्म नहीं देखा, तो कहेगा कि सर इतना फिल्म देखना पड़ेगा। तो देखना तो पड़ेगा। नहीं, अब मान लिया कि 10 फिल्म कोर्स में लग जाए, अब कोई फिल्म नहीं देखे हैं आप, नहीं, और कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या कीजिए, तो कैसे कर पाइएगा? अब रह गया कि फिल्म देखेंगे तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर कोई अफ्रीका की मूवी अभी लगाए उसमें से 4 लाइन बोले तो आप लिख पाइएगा? अब कोचिंग वाले कहते हैं कि जी मूवी मत देखो, यही ना कहते हैं, किताब मत पढ़ो। तो किताब नहीं पढ़ो तो दिक्कत तो आएगी। किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो अनिवार्य हिस्सा है। और हिंदी में तो कम किताबें हैं, हिंदी में तो है ही कितनी, एक बार पढ़े समझ में आ गया। गोदान एक बार कोई पढ़ा, मान लिया कि कोई एक पंच परमेश्वर कोई कहानी है, एक बार पढ़िएगा। फिल्म तो एक ही बार देखिएगा, कितनी बार देखिएगा? बहुत शौक हो, उस पर शोध करना हो तो 2 बार देखिएगा। उसके बाद उस पर पीएचडी करना हो तो 3 बार देखिएगा। नहीं, लेकिन यहाँ तो पीएचडी करना नहीं है, यहाँ तो क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो एक बार काफी है। एक बार तो पेशेंस के साथ पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और अर्थ समझना नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगी। ये नहीं कि आपको कोशिश करना है। निबंध में तो थोड़ा सा कोशिश करना है, कहानियों में तो कोशिश ही नहीं करना है। जैसे फिल्म देखने जाते हैं तो कैसे मनोरंजन की दुनिया में आते हुए सब समझ में आता, वैसे ही हिंदी भी है। गोदान पढ़िएगा कि हमको इसको गोदान में प्रेमचंद ने कहा क्या है, कौन सी फिल्म बनाई गोदान पर, तो फिल्म मूवी भी आई। क्लियर हुआ? तो अभी नहीं पढ़ा होगा, हाँ, तो मत अर्थ समझिए ना, पूरा का अर्थ समझिए। गलत तरीका है। हाँ, ये इंग्लिश ग्रामर नहीं है, समझ गए? आपको पूरा पूरा सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ समझना है। कोई एक, मान लिया किसी को इतिहास का अर्थ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ दे। वो पूरा का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा का अर्थ समझ में, कोई भी 4 लाइन पढ़िए, 4 लाइन पढ़िए, कहीं से इसको छोड़ दीजिए, कहीं से भी पढ़िए इस टॉपिक से, आपको आएगा समझ में। नहीं कैसे आएगा?
हो ही नहीं सकता है। कोई 10वीं पास किया है तो कैसे नहीं समझ में आएगा। 4 लाइन पढ़िए। वर्ड को छोड़ दीजिए, वर्ड को छोड़ दीजिए, पूरा सेंटेंस जो है 4 लाइन, क्योंकि व्याख्या तो 4 लाइन की है, वर्ड की है नहीं। क्या मतलब है इसका? आप इसका मीनिंग बताइए। सुंदरता का दर्शन कहाँ कहाँ होता है? कहीं भी हो सकता है। यही कह रहा है, तो आ ही गया समझ में। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया ना, फिर कहाँ समझ में। अब उसमें एक आध वर्ड के झंझट, चूंकि इस वर्ड की व्याख्या कहाँ पूछ रहा है। मान लिया हमको ये नहीं समझ में आया, इसको हम समझ नहीं पाए, तो उससे क्या मतलब? कविता इतनी वस्तु है, छोड़ दीजिए इसको, तब भी पूरा लाइन समझ में होगा। और पूरा सेंटेंस में जब आप पढ़ेंगे तो एक भाव लग जाएगा। तो गलत दिशा में चलेगा। मतलब ये पीटी का सवाल थोड़ा ही, तो प्रीलिम्स में ऐसा करते हैं। जैसे कोई पीटी की तैयारी कर रहा है तो फैक्ट्स ढूंढ रहा है, यहाँ तो हिंदी में पीटी है नहीं। जीवन में कभी नहीं आएगा कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए। तो गलत तरीका हुआ कि हर शब्दों का अर्थ क्यों जानिएगा। जरूरत है आपको तो अपनी जरूरत से पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, नहीं। अब जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? अब लीजिए, बटा कॉस थीटा, बटा मतलब बाई, हो गया। साइन का मतलब बताइए भाई। आपको वहां मतलब क्या था उस फॉर्मूले से, कि साइन के मीनिंग से मतलब था? नहीं मतलब था। किसी को पता है कि साइन का मतलब क्या, कॉस का मतलब बताइए, टेन का मतलब बताइए। हाँ, सूचक है तो उसका मीनिंग तो होगा। कोई शब्द है तो उसका मीनिंग नहीं होगा। अगर कोई दुनिया में शब्द आया है तो उसका कोई मीनिंग होगा। हाँ, तो आपने अब पर्पस पे ध्यान दिया, पर्पस पे ध्यान दिया ना, तो यहाँ भी पर्पस पे ध्यान देना। एक एक शब्दों का मीनिंग नहीं समझना, क्योंकि वो तो एग्जाम में आएगा ही नहीं। कभी एग्जाम में आएगा कि साइन का मतलब बताओ? आपको एग्जाम में क्या आएगा? साइन अपन कॉस? नहीं। त्रिभुज, और त्रिभुज के 3 एंगल, और तीनों एंगल का जोड़ कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री है ना। तो त्रिभुज का मतलब समझा दिया कि 3 भुजाएं। ठीक है, भुजा का मतलब बताइए। भुजा का मतलब, भुजा तो आदमी का होता है? नहीं। कोई विद्यार्थी का नहीं, सब पेड़ का भुजा होता है। भुजा सबका होता है। एक शब्द कई मीनिंग धार, तो पेड़ के लिए अलग होगा, आदमी के लिए अलग होगा, ट्रायंगल के लिए अलग होगा। नहीं, ट्रायंगल के लिए भी हमने भुजा आर्म यूज किया, आदमी के लिए भी आर्म यूज किया, पेड़ के लिए भी आर्म यूज किया ना। लेकिन आर्म यूज करते हुए जिस शब्द पेड़ में लगा हुआ है तो उसका मीनिंग अलग है ना। आदमी की भुजाएं मजबूत होनी चाहिए, तो आदमी की भुजाएं 6 पैक्स वाली होनी चाहिए, तो ये मतलब अलग है। त्रिभुज की भुजाएं, अब भुजा तो सब है, सबका एक मीनिंग है, लेकिन जैसे ही हमने वाक्य में प्रयोग किया, लेकिन एक सेंस डेवलप हुआ कि कोई भुजा का मतलब कोई एक लाइन सा होगा, चाहे वो हाथ वाला लाइन हो आदमी का, चाहे वो त्रिभुज वाला हो, चाहे पेड़ की टहनी। समझ में आ गया? यानी हम शब्दों का जो मीनिंग लगाते हैं वो वाक्य, तो अब कोई भी शब्द, अगर ये जो प्रयोजनीय शब्द है या जाति शब्द है या कोई भी, पूरा वाक्य पढ़िए, तब जाके ये मीनिंग अपने आप क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ, मीनिंग स्पष्ट हो जाए। मान ले हमको कोई शब्द में दिक्कत आ रही है तो शब्द पे मत जाइए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। अगर पूरे सेंटेंस से बात नहीं पढ़ रही है तो 3-4 लाइन पढ़ रही है, अपने आप समझ में आ जाएगा। चूंकि आदमी ग्रेजुएट हुआ है तो इतना सोच समझ, मतलब घूमते फिरते तो हुआ है। हाँ, हम लोगों की गलती क्या होती है कि हम सब को छोड़ देते हैं, इसी पर ध्यान क्या लगा देते हैं। हाँ, तो आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो पूरा लाइन पढ़ जाइए, तो एक भाव आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या है। बीच में तोड़ दीजिए, भुजा, भू जा, तोड़ दिया। समझ आगे बताइए। नहीं तो आपको पहले से मीनिंग पता था और उसके बाद हमने तोड़ भी दिया। नहीं, मान लिया कि हमने तोड़ ही दिया, हमने तोड़ दिया, बताइए भू का मतलब और कठिन हो गया। जा का मतलब, तो ये तोड़ने से आसान हुआ या? अब राम का मतलब, तो हमने तोड़ दिया राम। अब इसका मतलब बताइए। हमने तोड़ दिया, तोड़ने से आगे समझ में। समझने का एक ही तरीका है,
उसको पूरी वाक्य में देखा जाए, है ना। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं बना है जिसके कई मीनिंग ना हो। जैसे टीचर लोग बता देते हैं टिप्पणी करें, टीचर लोग बताते हैं ना कि टिप्पणी में ये लिखो, आलोचना में ये लिखो, समालोचना में ये लिखो, लिखते हैं विवेचन में ये लिखो, विश्लेषण में ये लिखो, मूल्यांकन में ये लिखो, समझाते हैं। आपको समझ में आ गया? समझाया गया ना? हर लोग टीचर इस पे बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं। नहीं बताया गया? नहीं। कौन? बहुत सारे लोग इसमें लगे रहते हैं। उस टीचर को कहिए कि आप ही लिख दीजिए 5 आंसर। नहीं, आप बड़े विद्वान हैं और शब्दों के जानकार हैं कि टिप्पणी का मतलब ये होता है, विश्लेषण का मतलब ये होता है ना। तो कोई एक हम सवाल देते हैं, गांधी पर टिप्पणी करें, गांधी का मूल्यांकन करें, गांधी का विश्लेषण करें, गांधी का विवेचन करें। अब ये 5 सवाल हो गया, पांचों का उत्तर अलग अलग लिख दीजिए। बिल्कुल सही है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा धीरे धीरे पढ़ने से, बोलचाल से, है ना। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि जब विषय के मर्म को समझेंगे, विषय पर ध्यान देंगे, तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गांधी में लिखना क्या। ठीक है। जटिल जीवन को जटिल जितना ही बनाना है। जीवन बहुत आसान है, एग्जाम निकालना आसान। इस धरती में जो कुछ है, जो भी ज्ञान है, सब आसान। जटिल हम ही लोग बना देते हैं अपने प्रारंभिक स्थितियों में। जब शुरुआती दौर रहता है, आपकी गलती नहीं है, शुरुआती दौर में चूंकि तरीका हम लोग गलत डेवलप कर लेते हैं। इतना आसान सब है, ठीक है, हम लोग उसको क्या कर देते हैं, मंत्र जैसा। जैसे पंडित जी लोग मंत्र को कैसे बना देते हैं, जटिल बना देते हैं कि दुनिया ना समझे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल कैसे बना देते हैं, जटिल बना देते हैं कि हम जुडिशरी की बात दुनिया ना समझे। तो कई बार हम जटिलता इसलिए पैदा करते हैं कि आम जनता न समझे और उससे शोषण हो सके। बहुत आसान है, समझे। आप एकदम सिंप्लिसिटी में रहिए, पास कर जाइएगा। जैसे एग्जाम में कभी आया, आपने कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि यूपीएससी के एग्जाम में आया है कि टिप्पणी करें और विश्लेषण करें में अंतर बताइए। ये तो बुनियादी बात है, लेकिन बच्चे और टीचर इसमें क्यों लगे रहते हैं जब एग्जाम में वो आना ही नहीं। कभी आया है तो फिर टीचर क्यों बताता है? एग्जाम में कभी आएगा कि विश्लेषण करें और मूल्यांकन करें में डिफरेंस बताइए? आएगा? कभी आया है? ना आएगा। एग्जाम में कभी आएगा कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए? नहीं आएगा। अब रह गया कि भाई अर्थों पर शोध तो पीएचडी में होगा। तो बच्चों में ये डेवलप हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है शायद पीटी पढ़ते पढ़ते, है ना। पीटी पढ़ते पढ़ते उसको हर शब्द में पता नहीं कैसे हो जाता है, गॉड नोज कैसे, आप लोग बताइए, है ना। शुरुआती दौर में सब में हो जाता है। ये जैसे कुछ होता है ना कि कॉमन सी बीमारी आ गई, कॉमन सी बीमारी आ जाती है कि पढ़ते पढ़ते वो शब्दों का मीनिंग समझना चाहते हैं। बार बार ये जानिए कि एक शब्द के, कोई भी ऐसा शब्द, जैसे निबंध एक शब्द है, इसके 10 मीनिंग आपको नहीं समझना है। आपको क्या लग रहा है कि निबंध के कितने मीनिंग होंगे? आपको निबंध क्या समझ में आ रहा है? निबंध का मतलब इतना ही ना, यही सरलता है। लेकिन अब हम इसका मीनिंग निबंध, अब इसको तोड़ते हैं। बंध मतलब बंधन, निबंध मतलब बंधन से मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना। निर्बंध, अभी सब हम इसको तोड़ रहे हैं। अब तोड़ेंगे तो ये और कठिन होता जाएगा। कितना आसानी से आप समझ गए कि इसके बारे में इतना ही जानना है। इसका जैसे ही इसके फेरे में पड़ेंगे तो आप गलत रास्ते पे क्या हो रहा है। नहीं, जैसे हम कहें कि दशरथ का मतलब बताइए। राम के पिता थे, इतना ही ना सरलता है। इसी से हमारी जरूरत है। हाँ, अब लीजिए, राम के पिता थे, इतना ही भर हमको जानना था। लेकिन अब तोड़ेंगे तो क्या होगा? 10 रथ से चलते थे, 10 रथों के स्वामी। रथ का मतलब क्या, फिर रथ को तोड़िए।
जो हमको जानना था कि राम के पिता ये थे, बस इतना ही जानना था, तो हम क्या क्या जानने लगे, समझ गए? तो उतना ही और वैसे ही जानना है। अब ये समस्या आएगी व्याख्या में कि हमको कोई शब्द, देखिए समस्या कहाँ आती है, कविता में प्रैक्टिकल है कि कुछ आ जाए, एक दो कविताओं में, जैसे मान लिया कि मुक्ति बोध की कविता आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा शब्द जानना पड़ेगा, राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे हैं तो वहां पर शब्द थोड़ा जानना पड़ेगा, कबीर जैसी पढ़ रहे हैं तो वहां पर कुछ शब्द मतलब 50 से 60% शब्द जान, यहाँ तो 99% शब्द अपने आप आपको समझ में आ जाए, 1% में दिक्कत आएगी। तो 1% वो भी दिक्कत कैसे आएगी, जब पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाए, इसलिए वो चिंता की बात नहीं। चिंता की बात कहाँ है, जायसी में। चिंता की बात कहाँ होगी, जायसी में। ठीक है, तो बढ़े आगे, और कोई पढ़िए, कहीं से पढ़िए, आपको समझ में आएगा, गद्य है भाई, समझ में आएगा। हाँ लिख सकते, चलिए इसी को लिखवा देते हैं, हमको नहीं पता, ऊपर वाला भूल जाइए, ऊपर वाला हम भूल गए। नहीं, शुक्ल जी ने लिखा है और निबंध में लिखा है और शीर्षक क्या हम भूल गए, हमको नहीं पता, अब इसकी व्याख्या करनी है। ऊपर वाला जो संदर्भ प्रसंग है ही ना भूलेंगे हम, व्याख्या करना है। नहीं तो इस थोड़ी देर के लिए आप विस्मृत हो जाइए कि जी शुक्ल जी का है, हमको इसी लाइन की व्याख्या करनी, तो कैसे करेंगे बताइए? मनुष्य के लिए कविता इतनी इंपॉर्टेंट वस्तु है कि सभी जगह पाई जाती है, तो अब हम लिखते हैं कि शुक्ल जी को हम जानते ही नहीं, समझ गए? और हमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि कहानी का है कि उपन्यास का है कि नाटक का है कि निबंध का है, तो लिखिए, कैसे लिखें? हाँ इसी में, मतलब ऊपर वाला ये कहे कि हम भूल गए, ऊपर वाला तो अब लिख दिए ना, लेकिन हम नहीं जानते, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, सीधे हम क्या कर देंगे एग्जाम हॉल में, व्याख्या कर देंगे। लेकिन ऐसा सब में नहीं भूलिएगा, एक आध में भूल सकते हैं, हाँ एक आध, ये नहीं कि जी हम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी सिनॉप्सिस भी हो जाएगा, है ना, अभी वो भी बता देते हैं, है ना। अगर मान लिया मेरे पास 2 मिनट का समय, लिखना है 10 मिनट में 8 मिनट में, मेरे पास बचा 2 मिनट, एकदम वहां से कॉपी छीन रहा है ना, पहले बेंच, हम पीछे बैठे हैं, 2 मिनट बचा हुआ है, अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? हो सकता है ना कि भाई यही एक छूटा हुआ है, अब हमारे पास मात्र 2 मिनट, तो सिनॉप्सिस कैसे लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब हमको सिनॉप्सिस लिखना है, इनका पहले सवाल एड्रेस कर लेते हैं, तो लिखते हैं, यही लिख के छोड़ दिए, हो गया। नहीं, अब हमको इसको लिखने में कितना समय लगे, 1 मिनट, 1 ही मिनट बचा हुआ है, 1.5 मिनट बचा हुआ है, वहां से कॉपी छीन रहा है और ये हमारा छूटा जा रहा है, इसमें 2 नंबर दे देंगे, 2.5 दे देगा, तो उसको पता चल गया है कि बच्चे को ये पता है, ये सब पता है, जो मूल बात है ये पता है, तो 2 नंबर दे दिया। वैसे आप 4 5 ले आते, 5 ले आते तो 3 नंबर का लॉस हुआ, लेकिन हमारा 1 ही मिनट भागते हुए, कहा जाता है भागते भूत की लंगोटी भली, सुना होगा, समझ में आया? तो ये कौन लिखेगा जब पहले से आपको पता है? अब मान लिया हमारा सब कुछ छूटा जा रहा है, सबसे पहले वो क्वेश्चन हल करना चाहिए जो आपको सबसे अधिक आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है ना, ठीक है, कि कठिन सवाल पहले बिल्कुल गलत बात है, वो कभी एग्जाम नहीं दिए। सबसे पहले किसको हल करना चाहिए, जो आपको आता है, ठीक है, 100% आता है वो पहले, और जो सबसे कम आता है वो सबसे बाद, ठीक है, या जो टाइम टेकिंग है, मान लिया कोई पैराग्राफ सीसेट में बैठे हुए हैं, बड़ा पैराग्राफ आ गया और उसमें 2 ही सवाल है, तब उसको क्यों आप करेंगे? छोटा पैराग्राफ है, उसमें 2 सवाल है, जिसमें हमारा समय बचे, श्रम बचे, तो सबसे पहले उसी को करना चाहिए, है ना। तो मैथ में या हिंदी में या कहीं भी जो आपको सबसे ज्यादा आता है, जिस पे आपको सबसे ज्यादा कमांड है, वही सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वो करते करते अंतिम जो कठिन सवाल है, हो सकता है कि सवाल में ही कोई सूत्र छुपा हो, ये भी हो सकता है कि जब पूरा प्रश्न पत्र पढ़ेंगे तो कोई सूत्र आपको मिल जाएगा उस सवाल के लिए जो आप नहीं जानते, ऐसा हो सकता है, ऐसा बहुत बार होता है। जैसे जायसी की व्याख्या आ गई, उदाहरण के लिए जायसी की व्याख्या आ गई,
हमको जैसी कम आता है, हो सकता है, और जैसी से एक सवाल भी आ गया, और हमने जैसी बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ये जैसी की व्याख्या है, और फिर जैसी का सवाल। ठीक है, तो जो सवाल है उस व्याख्या से लाइन उदाहरण ले करके, क्वेश्चन में ही उदाहरण, हमको उदाहरण भी नहीं याद, उसी उदाहरण को उस प्रश्न में क्या कर देंगे, कोट कर देंगे। तो ये हमको कहाँ सूत्र मिला, एग्जाम हॉल में मिला। एग्जाम हॉल में मिला कि हमको जो नहीं आ रहा था, हो सकता है कि एग्जाम के पेपर में कहीं वो हो। तो एक तो ये संभावना, दूसरी संभावना ये हो सकती है, क्योंकि स्मृतियों में बना रहता है बहुत सारी चीजें, तो लिखते लिखते आपको कोई चीज याद आ जाएगा। तो इसलिए कठिन सवाल सबसे अंत में किए जाते हैं, शुरू में करेंगे तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, आपके पास समय की कमी हो जाएगी, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात, नहीं, आप कहीं भोज में जाते हैं तो सबसे अच्छा खाना पहले खाएंगे या बाद में, तो भाई सबसे पहले खराब वाला खा लेते हैं। है ना? हाँ, वो सबसे अच्छा होता है। हाँ, मतलब जैसे भी, कहने का मतलब है कि सबसे अच्छी जगह, आप कहीं घूमने जाते हैं, है ना, मान लिया कि यहाँ से घूमने गए, आप अहमदाबाद घूमने गए, तो जो आपने सोचा है अच्छी जगह है वहीं पहले जाएंगे कि सबसे पहले खराब जगह जाएंगे? अच्छा, पहले सबसे पहले सरल जो आसान सवाल। तो आप समझ गए कि जी हमको कुछ नहीं आता था, तो भागते भागते आपने 5 पॉइंट लिख दिए, 1 मिनट, 2 अंक, एक एक अंक का मामला, 1 अंक से कहाँ रैंक पीछे हो जाता है, आप भागते भागते 2 अंक। लेकिन ऐसी स्थिति कब होगी, एक आध दो सवालों में। ठीक है, अब रह गया दूसरा कि हमको जी संदर्भ हमको नहीं पता था, लेकिन ये तो पता है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग बस 1-2 लाइन का ये है कि भाई हमेशा कविता रहेगी, यही बात है। कविता मरेगी नहीं, सब मर सकता है, अगर आदमी जीवित है तो उसके साथ कविता भी है, बाकी सब समाप्त हो सकते हैं, इतिहास दर्शन ये तो बाद का डेवलपमेंट है ना, इतिहास तो बनता रहता है। लेकिन जैसे ही दो आदमी मिले, या अकेले भी, ठीक है, दूसरे से भी, हम अकेले जीवित रह गए, तो अकेले तो दुख होगा कि भाई सब हमारे सब कहाँ चले गए, तो दुख होगा तो किस में लिखेंगे, कविता में ही लिखेंगे। तो गद्य लिखने में अभी देर है, अभी क्या है, वक्त। तो कविताएं तो स्वतः निकल जाती हैं, कुछ आप लिखेंगे तो कविता में हो जाएगा। स्पष्ट हुआ कि गणित बनाएगा, मान ले जिसका सब कुछ समाप्त हो गया, तो कहे यदि बैठ के हम ज्योमेट्री बनाते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। इतनी ही बात है। अब इस बात को चलिए लिखिए, लिखिए कविता। हाँ, दूसरा व्याख्या, हाँ, भाव संदर्भ। कविता भावनाओं की अभिव्यक्ति, कविता भावनाओं की अभिव्यक्ति है। भावनाएं सदैव उपस्थित रहती हैं, जैसे सुख दुख, हानि लाभ, अपना पराया, क्रोध और भय, जीत और हार आदि। किसी को अपना समझना, किसी को पराया, जीत और हार, लोभ और भय, जो भी क्रोध और भय आदि, ये हमेशा रहेगा। नहीं, आप परिवार के साथ अपनापन से रहेंगे, किसी के साथ भय से रहेंगे, डर लगेगा, यही सब भावनाएं तो हमेशा रहेंगी। भूख हमेशा लगेगा, ये सब भावनाओं के साथ जुड़ा, जैविक जरूरत। ठीक। अतः अतः इतिहास गणित एवं विज्ञान की तुलना में, अतः इतिहास गणित और विज्ञान की तुलना में, इतिहास गणित और विज्ञान की तुलना में कविता अधिक प्रासंगिक, कविता अधिक प्रासंगिक है। पूर्ण विराम। संभवतः इसलिए पंत जी ने कहा था, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था, सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि। आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आगे लिखिए,
ऋग्वेद की ऋचाएं भी कविता में है। ऋग्वेद की ऋचाएं भी कविता में है, या ऋग्वेद के मंत्र भी कविता में है कि नहीं? क्यों नहीं मैथ में है? ऋग्वेद की के मंत्र भी कविता में है। पूर्ण विराम। सिंधु सभ्यता की लिपि हम नहीं पढ़ पाए। सिंधु सभ्यता की लिपि हम नहीं पढ़ पाए। सिंधु सभ्यता की लिपि हम नहीं पढ़ पाए, किंतु उसमें भी भावनाएं ही होंगी। किंतु उसमें भी भावनाएं ही होंगी। अब हो गया भाव सौंदर्य। अब इसमें आपने क्या किया? परीक्षक को बताया कि जी हम हिंदी को इतिहास से जोड़ सकते हैं, है ना? बताया। इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक हिंदी का विद्यार्थी ये टीचर को समझा रहा है कि जी हमको कल्पना भी आती है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि हम नहीं पढ़ पाए हैं, हम इमेजिन करते हैं कि 100% उसमें इमोशन हो। बात भी सही। ऋग्वेद आपका पहला ग्रंथ है, तो क्यों नहीं मैथ से शुरू हो गया, फिलॉसफी से शुरू हो गया? वो भी कविता ही। कहने का मतलब कि कविता शुरू में थी और अंत में बची भी रहेगी तो कविता ही बची। जीवन की शुरुआत, बच्चा जन्म लिया तो माँ उसको कुछ सुनाती है। क्या सुनाती है? मैथ, फिलॉसफी। कहानी भी नहीं सुनाएगी उसको, माँ गीत गाएगी। नहीं, बच्चा सोता कैसे? थपकी मार के। तो माँ क्या गाती है? कुछ कुछ गाती रहती है। नहीं, चंदा मामा आएंगे। नहीं, कहने का मतलब कि कोई मदर जो है बच्चे को कैसे सुलाती है, देखा है आपने? थपथपा करके, कुछ कुछ गा करके। क्यों नहीं कुछ कुछ मैथ बना के सिखाती है? तो जीवन का जो जो पहला उच्चारण, जो लोरी है, और जो अंतिम है राम नाम सत्य, वो भी कविता ही। राम नाम सत्य जो है वो भी कविता में ही। प्रकृति के एक एक क्षण, एक एक पल, हवा जब बहती है तो एक संगीत ही है वो, है ना? पत्ते जब घूमते हैं तो एक लय से घूमते हैं। पत्तियों में भी एक लय है, अगर ध्यान से देखें। नदियां जो बह रही हैं वो भी एक लय से बहती हैं। तो जीवन का संगीत तो कविता में है ही। उन्हीं बहते हुए नदी के किनारों पर बैठ करके कोई कविता कर सकता है, कोई ऊंचे पहाड़ देख के कविता कर सकता है, कोई मौसम देख के कविता कर सकता है। ठीक है? तो कहने का मतलब कि कविता तो इतनी प्रयोजनीय है कि सभी जातियों। तो आपने क्या लिख दिया? भाव सुंदर। ये तब लिखा जब हमको शुक्ल जी को नहीं पता था, इसलिए हमने कैसा लिखवाया? हाँ, सिंपल लिखा है कि हमको नहीं पता जी शुक्ल जी का है कि निराला का है। हमने कोई चर्चा की भाव सौंदर्य में शुक्ल जी? नाम ही नहीं है, हमको नहीं पता था। एग्जाम हॉल में जब कुछ न पता हो, लेकिन तब भी 4 लाइन की आप व्याख्या कर सकते हैं और आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। 1-2 अंक तो कटेंगे ही, 1-2 अंक तो कटेंगे, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं। परीक्षक को पता चल जाएगा, लेकिन परीक्षक खुश भी हो जाएगा कि देखो इसको नहीं पता था और इसने क्या शानदार लिख दिया। किसी की भी व्याख्या में लिखा जा सकता है, हमको नहीं पता है, लेकिन कम से कम आधा मीनिंग तो पता है। अब लिखिए शिल्प सौंदर्य। अब आगे क्या होगा? शिल्प सौंदर्य। अब ये चक्कर में मत रहिएगा कि हम पढ़े ही नहीं। ये वही लिख सकता है जो पढ़े हुए है ना? हाँ, जो प्रैक्टिस किए हुए है। उससे एक आध भूल गया तो वो ऐसी स्थिति में आ गया। अब शिल्प सौंदर्य में देखिए, शिल्प में क्या लिखते हैं? शिल्प में भाषा होती है। तो भाषा कैसी है? खड़ी बोली। तो लिखिए खड़ी बोली हिंदी। बहुत आसान है। भाषा क्या है? उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, क्या है ये? खड़ी बोली। तो एक पॉइंट हो गया। अब लिखना है कि शब्द, हमने शब्द औसत रूप से कैसे प्रयोग किए? तो कहेंगे कि तत्सम अधिक है। पूरे सब तत्सम तो नहीं है, लेकिन तत्सम अधिक। पूरा तत्सम हो ही नहीं सकता, तत्सम अधिक। ठीक। और ये देखिए कोमा कोमा है ना, बार बार यूज। विज्ञान न हो, कितना सुंदर बना देता है। हाँ, तो विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, विराम चिन्हों का। हाँ, बिंब भी है। चाहे वो इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, है ना? अब ये चौथी बात लिखी, गद्य में गद्यात्मक लय, एक लय है कि नहीं? बना।
तो इसको कहते हैं गद्यात्मक लय। गद्यात्मक लय, गद्यात्मक लय है। पांचवी बात, सूक्ति मूलक शैली है। सूक्ति मूलक मतलब कम शब्दों में गहरी बात, सूक्ति मूलक शैली। 5 पॉइंट हो गया। अब अगर ये तो तब है जब हमको नहीं पता है कि किसका है। अब अगर हमको पता है कि शुक्ल जी का है तो शुक्ल जी के निबंधों की कुछ खासियत है, वो जोड़ दें। ये हम कब लिख रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता है, हमको केवल ये क्वेश्चन मिला है। अगर हमको पता है कि शुक्ल जी की भी कुछ खासियत है तो शुक्ल जी की खासियत क्या है, तो उसमें विषय और विषयी दोनों पक्ष है। विषय यानी निबंधकार का व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। तो अब ये हो गया शिल्प, तो आपने भाव सौंदर्य भी लिख लिया और शिल्प भी लिख। हाँ, शुक्ल जी का व्यक्तित्व भी, हाँ शुक्ल जी का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, शुक्ल जी का चिंतन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन हमको नहीं पता था तो उनको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे लास्ट में, लास्ट टॉपिक क्या है, प्रासंगिकता, वो भी लिख लेंगे। हमको नहीं पता है कि किसने लिखा है प्रासंगिकता, तो इसकी प्रासंगिकता क्या होगी। खुद ही कह रहा है कि कविता हमेशा रहेगा, आज भी, कल भी, परसों भी। तो लिखिए, कविता की उपयोगिता कालातीत है। कालातीत है मतलब काल से परे है, कालातीत है या सार्वकालिक है, जो शब्द यूज करें, सार्वकालिक है या कालातीत है। क्योंकि क्योंकि मनुष्य भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए, भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए कविताओं का ही सहारा लेता है, कविताओं का ही सहारा लेता है। हो गई व्याख्या। लिख सकते हैं कि नहीं। अब आंख मूंद करके, जैसे ये किताब है, आंख मूंद करके कहीं भी ऐसे उठाइए और 4 लाइन पढ़िए, समझ में आता है। जो आपकी समस्या थी, आंख मूंद करके कोई भी, हाँ कोई भी 4 लाइन पढ़िए, सब समझ में आएगा। पढ़िए फिर पलट कर, समझ में आ रहा है। यार तो वही तो हम कह रहे हैं कि आएगा ही। एक आध कोई शब्द में दिक्कत आएगी तो वो तो एग्जाम में आता नहीं, पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो ही एक भाव क्लियर आ जाएगा। आपको उस पूरा भाव समझना है, आपको एक एक शब्दों का मीनिंग नहीं। हो सकता है कि 5 शब्द का मीनिंग ना आए, लेकिन हमको 2 लाइन का भाव तो समझ में आ जाए। क्लियर है। वैसे ही व्याख्या में जो पूछे गए हैं सवाल, उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब व्याख्या के लिए और क्या पूछा गया है, किसमें, पेज नंबर, तो कुछ ईयर बताइए, कौन सा साल, 2018। हाँ, केवल शब्द पे मत जाइए, व्यापार पर, पूरा वाक्य का मतलब बताइए, तो आ ही गया समझ में। वही तो हम कहना चाह रहे हैं। अगर कोई शब्द कहे जी व्यापार, तो व्यापार तो आय व्यय वाला होता है, व्यापार तो लाभ हानि का होता है। जैसे कोई चांदी का व्यापार कर रहा है, कोयले का, तो गलत दिशा में चले जाएंगे। तो व्यापार का मतलब यहाँ कार्य से है, ठीक है। तो हमेशा भाव समझना होता है। कोई बच्चा कहे कि व्यापार का सर मतलब बताइए, तो हमने कह दिया व्यापार का मतलब होता है बिजनेस, हानि लाभ का काम करना। अब यहाँ पर आप उसको लगाइएगा तो फेल कर जाइएगा। यहाँ व्यापार का मतलब क्या है, जरा फिर से, बात यह है कि मनुष्य अपने व्यापारों में मतलब अपने ही जीवन में इतना उलझा रहता है, समझ में आया। अब यहाँ व्यापार का मतलब जीवन के आपाधापी से, व्यापार का मतलब वो नहीं है जो बिजनेस कर रहा है, चाय का दुकान कर दिए, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लिए, ये तो मतलब नहीं है यहाँ। देखिए, शब्द अपना मतलब कब निकालता है, जब वो वाक्य में आता है, ठीक है। इसलिए हु बहू, कुछ शब्द का मतलब क्या होता है, कुछ शब्द का मतलब पॉपुलर हो जाता है, जो हम लोग सोचते हैं। जैसे राम का मतलब पॉपुलर है, लेकिन हम कहें गंदा देख, हे राम, राम राम, छी छी, अब नेगेटिव हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो प्रयोग कर रहा है राम का मतलब, नहीं कोई गंदा है, अरे राम राम, नहीं, 2 आदमी मिले, राम राम, वहां राम राम का मतलब अलग है, राम राम गंदा की जगह अलग है। आप शब्द का कैसे यूज कर रहे हैं, ये मतलब। तो इसलिए व्यापार का मतलब आपने जान लिया, लेकिन यहाँ व्यापार का मतलब है कि जीवन में हर आदमी से, आप सब, हम सब इतना उलझे हुए हैं
यही कर बात यह है कि मनुष्य अपने व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है और अपने भीतर बंधा बंधा वो श्रेष्ठ सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला रहता है। हम अपने में बिजी रहते हैं कि भाई प्रकृति में क्या हो रहा है, मौसम में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, हमको पता ही नहीं चलता। यही बात कर रही है शेष सृष्टि, मतलब बाकी सबसे हम संबंध ही भुलाए रखते हैं कि दुनिया में और क्या हो रहा है। आप यहाँ से आ रहे हैं, कोई दांत का डॉक्टर का दुकान है यहाँ है? नहीं देखे हैं। क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि हमको देखने की आवश्यकता नहीं थी। आदमी अपने आप में ही बिजी है, वही देखना चाहता है जो दिखाई देता है। बच्चे कहते हैं सर संवाद नहीं दिखाई देगा, तुम देखना नहीं चाहते। दिखाई कैसे नहीं देगा? आखिर मुख्य परीक्षा देने वाले सब सीनियर बच्चों को कैसे दिखाई दे जाता है? जब जरूरत पड़ती है तो दिखाई दे जाता है। अभी आपको जरूरत पड़ेगी कि दांत हमारा दर्द, तो दिखाई देगा, है ना? आप देखना नहीं चाहते। तो यही रफ शुक्ल जी कह रहे हैं कि आदमी अपने में इतना भूला रहता है कि वो कविता पे उसकी नजर हाँ नहीं सुनता। देखिए आ गई बात समझ में। तो आपको भाव पकड़ना है और भाव पकड़ के व्याख्या करने, शब्द पे नहीं जाना है। सर इसका मतलब ये हो गया ना कि कविता पे हमेशा हाँ अवश्य बोलना चाह रहे होगा कि कविता मतलब करने से कि आदमी अपने हृदय का बात करता है। वो फिर लास्ट में लिखते हैं कि जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है ना? जानवर को चूंकि भावनाएं, हालांकि जानवरों की भाषा हम लोग पढ़ पाते तो उनको भी जरूरत, ऐसा नहीं कि जानवरों को जरूरत नहीं, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं पढ़ पाते, समझे? तो अब हो जाएगा व्याख्या। और कहीं से उठाइए, कहीं से भी उठाइए। आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, ना कि शब्दों का। शब्द तो दिए हुए हरदेव बारी की डिक्शनरी में। हाँ, कहीं से भी 4 लाइन पढ़िए, उसकी व्याख्या करते हैं तो मन डर समाप्त हो जाएगा कि भाई व्याख्या लिखना बहुत आसान है। जो आपको लगे कहीं से भी उठाइए 4 लाइन। नस्वर के ज्वलन प्रमाण है, बस इतना ही इसकी व्याख्या करते हैं, है ना? बाकी वैसे ही कोई भाव है। अब देखिए कितना आसान है ये। नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना, हमारा शरीर नश्वर मिट जाएगा, 100 साल जिएंगे, खत्म हो जाएगा। कोई 50, 60, 70, 100, इसलिए 100 मैक्सिमम कहा जाता है। शतायु भव का आशीर्वाद भी दिया जाता है, 100 साल जियो, मैक्सिमम है ये। तो नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना यहाँ के लोगों में, यहाँ मतलब भारत, भारतीय संस्कृति का निबंध है। भारत बड़े बड़े बलिदानों के लिए तैयार करती है। भाई भगत सिंह ने क्यों बलिदान दे दिया राष्ट्र के लिए? जानते थे कि भाई अंततः मरना ही है, राष्ट्र को कुछ हो जाए। दधीची ने कैसे दे दिए? दधीची का नाम ले, दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी और दधीची की हड्डियों से धनुष बना, ये कहानियों में है। मूर्ध्वज ने कर दिया, शिवी ने कर दिया, सब लोगों ने, बलि ने कर दिया, बहुत सारे लोग। हरिश्चंद्र तो राजा थे, वो अपने आप को ही सत्य के लिए समर्पित कर दिए। तो सत्य के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी। ईसा मसीह ने तो कुर्बानी दे दी, लोग टांग दिए सलीब पर, ईसा मसीह को ठोक दिया गया। नहीं, हम सत्य पर है, झूठ बोलते तो सही था, झूठ का साम्राज्य है। तो जो भी सत्य बोलेगा, सत्य के लिए, भाई गांधी जी सत्य पे चल रहे थे, 3 गोलियां खा गए। नहीं, सत्य के लिए तो बहुत लोगों ने कुर्बानी दी। क्यों कुर्बानी दी? हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत नहीं करेंगे। नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना यहाँ के लोगों को बड़े बड़े बलिदानों के लिए तैयार कर सकती है। सीवी दधीची मूर्ति के ज्वलन प्रमाण। तो इसका मतलब क्या है कि सत्यवद और सत्यमेव जयते, और इसलिए लोग सीवी दधीची का नाम ले रहे हैं। नहीं, आखिर आप चुनाव आयुक्तों में टीएन सेशन का ही नाम क्यों लेते हैं, जिसको आपने देखा नहीं है? आपने एपीजे अब्दुल कलाम का क्यों नाम लेते हैं? कुछ तो कुछ तथ्य की बात होगी, कुछ न कुछ तर्क की बात होगी, कुछ न कुछ जनता के लिए, समाज को उन्होंने सोचा होगा कि ये शरीर नश्वर, और नश्वर शरीर है। अगर सब कुछ भौतिक, यहाँ जितना आप कमाएंगे सब यहीं रह जाएगा। अगर ये नहीं होता तो कबीर को क्यों पूजा जाता? सिकंदर लोदी उस समय के शासक के पास तो हीरे जवाहरात धन सब है, लेकिन सिकंदर लोदी को कितने जानते हैं? कबीर को सब लोग जानते हैं। कबीर तो कुछ भी नहीं था उनके पास, एक ही बात थी कि वो भौतिक संसार को से ऊपर उठ करके समाज के लिए, बेहतरी के लिए, बुनियादी विवेक के साथ, तर्क के साथ, रीजनिंग के साथ वो पाखंड का विरोध कर रहे थे।
भाई नदी की धारा में तो सब लोग बहे चले जा रहे हैं, उसी का नाम होता है जो धारा के विपरीत चलता है। नहीं, इतिहास में किसको हम पढ़ते हैं? भाई अकबर को पढ़ते हैं इसलिए अकबर ने कुछ सोसाइटी को दिया होगा। नहीं, जिसने सोसाइटी को दिया, अशोक को महान कहते हैं, क्यों कहते हैं? भाई कुछ तो सोसाइटी को लाभान्वित हुआ होगा। नहीं, बहुत सारे लोगों ने, गैलीलियो को, भाई इतने सारे, सुकरात को तो जहर पीना पड़ा। तो ऐसे सीवी दधीचि जैसे बहुत सारे नाम। तो समझ गए पंक्तियां क्या करें कि नश्वर शरीर के तिरस्कार की भावना, नश्वर शरीर ही नहीं, ये जगत भी नश्वर है। और जगत नश्वर है तो आपको बचपन से क्या पढ़ाया गया होगा? आपके पिताजी ने क्या पढ़ाया होगा? झूठ मत बोलो, सच्चाई का साथ दो। नहीं, यही कहा गया होगा। हाँ, कहा गया होगा ना, वीर बनो। ये तो नहीं कहा गया होगा कि कायर बनो, ईमानदार बनो, कहा गया होगा। लेकिन बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? ईमानदार, सत्यवादी। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति के रचे बसे गुणों में है कि व्यक्ति नैतिकता की बात करता है, नैतिक बनो, मोरल। इसलिए आपके कोर्स में इथिक्स लगा हुआ है। नहीं, नैतिकता और सत्यनिष्ठा, इसकी व्याख्या आसान है? नहीं आसान है, हो जाएगी। अब इसको मुंडक उपनिषद से जोड़िए, इसको इतिहास से जोड़िए, इसको संविधान से जोड़िए। आपको कहना क्या है कि भाई इस जगत में वही बच जाता है जिसने सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का कुछ संदेश दिया है। आप भीष्म पितामह को महाभारत में क्यों याद करते हैं? दुर्योधन को, रावण को क्यों नेगेटिव मानते हैं? राम की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि सत्य और असत्य की लड़ाई है ये, है ना। जो सत्य पर, बुद्ध को क्यों? भाई राजा रहते बुद्ध, स्वाभाविक था, बेटा थे राजा के, राजा बनते। उस समय की सबसे सुंदर महिला से उनकी शादी भी हुई, और 10 शादी कर सकते। धन धान्य भरपूर था, तो उस छोड़ करके बुद्धत्व की तरफ बढ़े। तो बहुत लोगों ने कुर्बानी दी सत्य के लिए, ईमानदारी के लिए, नैतिकता के लिए, सोसाइटी के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए विवेकानंद ने काम किया। और उन्हीं को पढ़ा जाता है जिन्होंने कुछ दिया है। तो आसान था ना, सही क्लियर है? तो धीरे 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 और कहीं से पढ़िए, कहीं से भी पन्ना पलटिए आंख बंद करके और पढ़िए 4 लाइन, आपको लगेगा कि व्याख्या आसान। लेकिन आसान कब होगा? जब जैसे मान लीजिए कि इसको आप लिखेंगे, 10 लिखे तो सही, कोई मतलब नहीं, कहीं से पन्ने पलट लिए 4 लाइन लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। हाँ, लेकिन अब व्याख्या में केवल इतना ही ध्यान देना है कि उसमें कुछ विचार भी हो। कई बार विवरण होते हैं, विवरण नहीं पूछा जाता, विचार ही पूछा जाता है। कहीं से पन्ने पलटिए, पलटिए और 4 लाइन पढ़िए, आपको अर्थ भी समझ में आएगा। कोई भी निबंध से कहीं कठिनाई नहीं है। इसको नहीं समझ में आ रहा है? चलिए बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अब यहीं रहिए, इतना समझाए। हमने पढ़ाया था संस्कृति और सभ्यता, पढ़ाया था। और ये कहा था कि ये वाला चार्ट भी बना बताया था, आपकी कॉपी में है? नहीं, संस्कृति, ये आउटर सरफेस है, ये इनर है। नहीं, जो आंतरिक पक्ष है, जो विचार है वो संस्कृति है, और जो आउटर सरफेस है वो सभ्यता है। ये तो कॉमन सी बात है। अब कहीं संस्कृति का बाहरी पक्ष भी होता है, ठीक है, ये संस्कृति का बाहरी पक्ष है, ये आउटर सरफेस। और आंतरिक भी, ये इंटरनल फेस है। आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। उसका बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। संबंधित है, संबंधित है। जैसे मान लिया ये पेन है, ये इसका बाहरी पक्ष है। इसमें जो निहित विचार है कि ये किसी का भाग्य लिख सकता है, नहीं, किसी को जस्टिस दे सकता है। भाई हम कलम का आविष्कार क्यों किए? अध्ययन के लिए। ये विचार है, ये कलम इसका बाहरी पक्ष है। ये कॉटन का कपड़ा है, ये मिट जाएगा 4 महीने में, समाप्त। क्यों पहना है? ये विचार है। ये दोनों जुड़े होते हैं, यानी जो दिखाई दे रहा है और उसमें जो निहित विचार है, सब अंतर संबंधित होता है। जो दिखाई दे रहा है ये हम प्रगति की को बात करते हैं कि प्रगति हुई। आप मोटर कार से जा रहे हैं, ये कार की प्रगति है। भाई 5 लाख की कार है,
और 5 करोड़ की कार है। ये भौतिकता का विकास है, ठीक है। लेकिन कार क्यों है और क्या क्या सुविधाएं और क्यों होनी चाहिए, ये विचार है। जो उसमें निहित टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी विचार है। ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड रहते हैं। इसलिए जो आपके पास है, भाई आपके पास अभी क्या क्या है, घर है, दौलत है, घड़ी है, जूता मोजा कपड़ा, ये सब सभ्यता है। लेकिन आपके मन में जो बात है, आप बिहेव कैसा करते हैं, ये संस्कृति है। इसलिए कहते हैं कि भाई अगर आपका बिहेवियर खराब है तो कहते हैं कि भाई तुमको माँ बाप ने नहीं सिखाया क्या, बोलते हैं ना। सिखाया है मतलब सांस्कृतिक पक्ष, इंटरनल पक्ष। एक व्यक्ति में जो है, जो अपने पास हम रखते हैं वो सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन हम जो लेके चलते हैं, हम जो बिहेव करते हैं, हम जो रिएक्ट करते हैं, कोई समस्या के प्रति, कोई दुख के प्रति, कोई हास्य के प्रति, कोई हार के प्रति, जीत के प्रति हमारा रिएक्शन होता है ना, मित्रता में, शत्रुता में, बोली में, ये सब हमारा जो विचार है, जो व्यवहार है। तो विचार और व्यवहार संस्कृति। पर हमारे पास जो मकान है, घड़ी है, दुकान है, जेवरात है, ये सब क्या है, सभ्यता का विकास है। तो वही कर रहे हैं, संस्कृति का बाह्य पक्ष भी होता है और आंतरिक। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन ये जब आप इसको भाव को समझना है, शब्द आपको कठिन लग सकते हैं, वाक्य कठिन लग सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि पूरा जो वाक्य है उसको समझना है, उसको फिर और पढ़िए और पढ़िए। ठीक है। हाँ, ये पता है कहाँ के है, कहाँ से है, ये भारत दुर्दशा से, ये निबंध से नहीं है, ये भारत दुर्दशा से है। भाषा से पकड़ लीजिए, वहाँ भाषा कैसी है, बोलचाल वाली भाषा है। तो वो कह रहे हैं क्या, फिर से पढ़िए। भारतेंदु हरिश्चंद्र बोल रहे हैं वो, क्या वहाँ उर्दू नहीं है। वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन में जरा पूछिए, अंग्रेज तो कह रहे हैं कि बड़ा हम सभ्य हैं, तो भारतेंदु पूछ रहे हैं कि भाई वहाँ पूछिए कि वहाँ क्या गोरे रंग का पक्षपात नहीं है ना। जो समस्याएं भारत में वो समस्याएं वहाँ भी है, ये कह रहे हैं। जैसे कोई मैथ नहीं बना देता है, भाई कहीं से पूछो मेंसुरेशन, हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ठीक वैसे ही आपको भी जब 1-2 बार पढ़ेंगे ध्यान से, उसका समय लगेगा पढ़ने में, बहुत तपस्या वाली चीज, वो तपस्या वाली चीज है, तो फिर उसका रिजल्ट भी है। कोई 5 साल पढ़ता है तो 50 साल ऐश करता है नहीं, और जो 5 साल ऐश किया वो फिर 50 साल कष्ट करता है। ये गार्जियन ने भी बताया होगा, बताया था कि नहीं, कि अभी का जो 5 साल है, 10वीं से लेकर के और ग्रेजुएशन तक, है ना, जिसने 10वीं में मेहनत कर लिया उसको कोई ना कोई नौकरी मिल जाती है, और जिसने ग्रेजुएशन में मेहनत कर लिया उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है।